सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मित्रों अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें अपन ने बल वाला टॉपिक कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। आज अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, यानी गति के बारे में पढ़ेंगे आज। जिसमें अपन पढ़ेंगे कि गति क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखना सुनना, आपको गति से संबंधित हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं गति। देखिए, गति के बारे में आपको हल्का फुल्का इस प्रकार से नॉलेज रखना है कि गति जो होती है ब्रह्मांड के अंदर वो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष होती है, यानी गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति कभी नहीं होती है। अब किसके सापेक्ष होती है? तो गति हमेशा किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष होती है। और स्थिर वस्तु के तौर पर अब या तो कोई पेड़ हो सकता है, या कोई घर हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है। उसके सापेक्ष अपन गतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे सुनिए, जैसे कैसे, अब देखिए मान लीजिए कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है, यहाँ पर लगा हुआ है। और ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति इस दिशा में गति कर रहा है, समझ रहे गए? तो ये पेड़ तो यही है, और अब ये जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार, और यहाँ पर पहुंचेगा इस प्रकार अंत में। तो इस प्रकार अपन कह रहे हैं कि इस स्थिर पेड़ के सापेक्ष ये व्यक्ति जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि गति जो होती है हमेशा किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष होती है। ब्रह्मांड के अंदर निरपेक्ष गति संभव नहीं होती है। और स्थिर वस्तु के तौर पर या तो अपन किसी वस्तु को मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यह नहीं हो तो पृथ्वी को अपन स्थिर वस्तु के तौर पर मानते हैं, क्योंकि सारी गतियां पृथ्वी पर होती है और पृथ्वी अपने स्थान पर क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, इसी कारण अपन पृथ्वी के सापेक्ष गतियों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा सुनिए कि देखिए, जब किसी वस्तु या पिंड की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती है तो इसे वस्तु की गति कहते हैं। समझ गए कि कोई भी पिंड या वस्तु हो सकती है, उसकी स्थिति जो है वो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर निरंतर परिवर्तित हो रही है तो वो वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। समझ गए? अब देखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक बात और यह है कि वस्तुओं की गति हमेशा क्या होती है, सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गति संभव नहीं होती। समझ गए? और सापेक्ष किसके सापेक्ष होती है? या तो अपन पृथ्वी के सापेक्ष मानते हैं वस्तुओं की गति, या किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष मानते हैं। तो यह चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी गतियाँ होती है वो किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष होती है। निरपेक्ष गतियों का अस्तित्व नहीं होता है, निरपेक्ष गतियाँ होती नहीं है। समझ गए? अब देखिए, आपके रीट के सिलेबस के अंदर कुछ गतियों के प्रकार दिए गए हैं जिसको अपन चर्चा करेंगे अब। देखिए, गतियों के प्रकार अपन पढ़ेंगे सरल रेखी गति के बारे में, वर्ताकार गति के बारे में, आवर्त गति के बारे में, कंपन या दोलनी गति के बारे में, और घूर्णन गति के बारे में। ये आपके रीट के सिलेबस के अंदर दे रखी है और इसको अपन पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं एक एक के। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सरल रेखीय गति के बारे में। देखिए, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति इंग्लिश में कहते हैं इसको लीनियर मोशन। अब ये क्या होती है कि एक निश्चित दिशा में सरल रेखा में होने वाली गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि वो सरल रेखा में होनी चाहिए और उसकी दिशा एक निश्चित होनी चाहिए, तभी वो सरल रेखीय गति होगी। समझ गए? उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए, ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर की गति, जैसे मान लीजिए कि ये ऊंचाई पर या इस प्रकार कोई पत्थर गिरता है तो देखिए ये एक सरल रेखा में गति है, और ये नीचे की ओर गिरता है इस प्रकार, ये सरल रेखा भी है और इसकी दिशा नीचे की ओर है, यानी एक निश्चित दिशा भी है। तो इस प्रकार ये एक सरल रेखीय गति है। तो ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति भी क्या होती है, सरल रेखीय होती है। और लंबे पाइप में गेंद की गति भी कैसी होती है, सरल रेखीय गति होती है। तो ये सभी उदाहरण आपको सरल रेखीय गति के हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, उदाहरण भी मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अब देखिए, सरल रेखीय गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति के समीकरण कितने होते हैं। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति कर रही होती है तो उसके तीन समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और तीसरा समीकरण होता है एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीन एक समान त्वरण से गतिशील कोई सरल रेखीय गति कर रही वस्तु के समीकरण हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, ये क्या है? u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v का मतलब होगा वस्तु का अंतिम वेग, a का मतलब होगा त्वरण, t का मतलब होगा समय, और s का मतलब होगा विस्थापन। तो ये सारा के सारा मैंने इधर लेकर गया। u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग, और a का मतलब हो जाएगा त्वरण, और s का मतलब हो जाएगा विस्थापन। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और इन समीकरणों को आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखने की, ये समीकरण तब भी ही लागू होंगे जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही हो और सरल रेखा में हो। ठीक है, तभी ये समीकरण लागू होते हैं। और इनके आधार पर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इनका यूज़ करते हैं वहाँ पर इन समीकरणों का, जैसे कि अपन प्रैक्टिस में करेंगे इसका। ठीक है।
अब देखिए इस इन समीकरणों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये और याद रखनी है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती है तो त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करते हैं। समझ गए? देखिए जब कोई भी वस्तु इस प्रकार या तो ऊपर की ओर गति करे या फिर कह सकते हैं कि नीचे की ओर गति करे ऊर्ध्वाधर, तो ऐसी स्थिति में अपन त्वरण को जो है गुरुत्वीय त्वरण के रूप में रखेंगे। ठीक है, यानी जब वस्तु ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करती है ऊर्ध्वाधर तो अपन गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग करेंगे त्वरण के स्थान पर। समझ गए? तो इस प्रकार इन समीकरणों के अंदर जहां जहां पर भी त्वरण होगा वहां पर क्या रखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे। समझ में आ गया? और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना याद रखना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको जो है रेंडमली आप ऐसा याद रख सकते हो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करती है तो ऐसी स्थिति में अपन त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण रखते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए मुक्त पतन भी एक सरल रेखी गति का उदाहरण है। कैसे? क्योंकि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में तो उसी को कहते हैं मुक्त पतन, और ये भी एक सरल रेखा में होती है गति। इसी कारण मुक्त पतन भी किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो ये भी आपको याद रखना है, और इसके बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझाया था इससे पीछे वाले वीडियो में, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक दूसरी गति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ये क्या होती है कि अनियमित पथ और अनियमित दिशा में होने वाली जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है वही क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अनियमित पथ यानी जब कोई कण इस प्रकार से गति करे जिसका न तो कोई पथ फिक्स हो न कोई दिशा फिक्स हो, तो इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है ना इस प्रकार, ये क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यादृच्छिक गति की दो विशेषता महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना कि जब कोई कण यादृच्छिक गति करता है तो उसका वेग और दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि इस प्रकार उसका वेग और दिशा निरंतर क्या हो रही है? परिवर्तित होती रहती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि कणों का औसत वेग जो होता है शून्य होता है। जब कोई कण जब किसी पदार्थ के कण यादृच्छिक गति करते हैं तो उन कणों का जो औसत वेग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो ये दोनों विशेषता आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि यादृच्छिक गति में कण का वेग और दिशा निरंतर परिवर्तित होती है और कणों का जो औसत वेग होता है वो शून्य होता है। और यादृच्छिक गति क्या होती है? जिसका न तो पथ फिक्स हो न ही दिशा फिक्स हो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए यादृच्छिक गति के कौन कौन से उदाहरण है वो समझिए। देखिए जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन की गति भी क्या होती है? यादृच्छिक गति होती है। इसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, कोई उसकी फिक्स दिशा न उसका पथ होता है। समझ गए? गैसों की गति देखिए गैसों गैसों के अंदर गैस के जो अणु होते हैं उनकी गति भी क्या होती है? इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो भी एक यादृच्छिक गति का उदाहरण है। गर्म करते समय पानी के कणों की गति देखिए जब अपन पानी को गर्म करते हैं तो उसके जो पानी के कण होते हैं वो भी क्या करते हैं? इसी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो वो भी एक यादृच्छिक गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये आपको ये यादृच्छिक गति भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए अपन पढ़ते हैं अगली गति के बारे में, यानी अब अपन पढ़ेंगे वर्ताकार गति के बारे में। देखिए वर्ताकार गति जिसको इंग्लिश में सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होती है? देखिए एक स्थिर बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होने वाली गति क्या कहलाती है? वर्ताकार गति कहलाती है। और वर्ताकार गति में क्या होता है कि अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में वर्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु के वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है जिससे वस्तु में अभिकेंद्रीय त्वरण पाया जाता है। समझ गए कि अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में यह वर्ताकार गति होती है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वर्ताकार पथ पर वस्तु की जो वेग की दिशा होती है वो लगातार परिवर्तित होती है, और वेग में परिवर्तन होने के कहलाता है त्वरण कहलाता है, जिसके कारण वस्तु में कौन सा त्वरण पाया जाता है? अभिकेंद्रीय त्वरण पाया जाता है। और यह अभिकेंद्रीय त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है? इस अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। देखिए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वर्ताकार गति क्या होती है कि ये एक स्थिर बिंदु होता है और इस स्थिर बिंदु के चारों ओर ये एक वर्ताकार पथ है। तो इस वर्ताकार पथ पर जो गति करता है कोई भी कण वो क्या कहलाती है? वर्ताकार गति कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कि इस वर्ताकार पथ पर कोई भी कण गति कर रहा है तो इसको गति कराने के लिए किस बल की आवश्यकता पड़ती है? तो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए? और अभिकेंद्रीय बल की दिशा किस दिशा में होती है? तो ये केंद्र की ओर होती है। समझ गए? अब देखिए जब कोई कण इस वर्ताकार पथ पर वर्ताकार गति करता है तो इस वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर इस कण के वेग की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेग की दिशा ये है, ठीक है, ये वेग की दिशा है। अब यहाँ पर आएगा तो वेग की दिशा इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ पर वेग की दिशा हो जाएगी, इधर जाएगा तो इस प्रकार वेग की दिशा हो जाएगी, यहाँ पर जाएगा तो इस प्रकार वेग की दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि इस वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो है कण के वेग की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, और वेग का परिवर्तन होना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। लेकिन इस प्रकार वर्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का जो त्वरण होता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। समझ गए? तो इस प्रकार वर्ताकार पथ पर कण को गति कराने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और अभिकेंद्रीय बल के कारण वर्ताकार पथ पर कण पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है वर्ताकार पथ में कण पर, वो उस त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो ये चीजें सारी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए समझिए अच्छी तरीके से।
देखिए इस वर्ताकार पथ जैसे मान लीजिए ये मैंने एक वर्ताकार पथ बनाया है जिसमें इस प्रकार से ये मान लीजिए कि कोई कण गति कर रहा है, तो अब इसको सुनिए। देखिए ये आर त्रिज्या का एक वर्ताकार पथ है जिस पर ये एम द्रव्यमान का कोई कण जो है यहाँ पर वर्ताकार गति कर रहा है। तो इस वर्ताकार पथ पर प्रत्येक देखिए बिंदु पर इस वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है। देखिए ये यहाँ पर देखिए हर जगह वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है और इस वेग का परिवर्तित होने के कहलाता है अभिकेंद्रित त्वरण कहलाता है। तो अब देखिए इस वर्ताकार पथ पर इस कण को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं अभिकेंद्री बल, और इस अभिकेंद्री बल का जो मान होता है वो ये होता है। ठीक है, ये एफ सी इज इक्वल टू अभिकेंद्रीय बल जो को एफ सी से लिखते हैं यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका जो मान होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जहाँ एम क्या होता है इस कण का द्रव्यमान है, v जो है इस कण का वर्ताकार पथ पर वेग है और r जो है इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस प्रकार अभिकेंद्री बल का मान क्या होता है, ये होता है। समझ गए? यानी m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से वर्ताकार पथ पर गति करता है r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, तो उस पर अभिकेंद्री बल का जो मान होता है वो ये होता है। समझ गए? और इस अभिकेंद्री बल की जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है, यानी केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार केंद्र की ओर होगी इस अभिकेंद्री बल की दिशा। समझ गए? और देखिए जब ये कण इस वर्ताकार पथ पर गति करता है तो इस अभिकेंद्रीय बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, और इस अभिकेंद्रीय त्वरण को लिखते हैं एसी से, और इसका मान होता है अभिकेंद्रीय बल बटा द्रव्यमान, कण का जितना द्रव्यमान होता है। तो इस प्रकार ये मान जब ये अपन इस एफ सी की जगह पुट करते हैं तो इस प्रकार अभिकेंद्रित त्वरण की वैल्यू अपन को वी स्क्वायर अपन आर मिलती है। ये वी स्क्वायर क्या है, इस कण का वेग है, और आर जो है इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार ये वर्ताकार गति आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या होती है कि एक स्थिर बिंदु के चारों ओर वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में होने वाली गति वर्ताकार गति कहलाती है, और इस वर्ताकार गति में अभिकेंद्रीय बल के कारण वस्तु में एक अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार इन दोनों के जो फॉर्मूला होता है वो अभिकेंद्रीय बल का तो ये हो जाता है और अभिकेंद्रीय त्वरण का ये हो जाता है। इस प्रकार ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके उदाहरण समझते हैं वर्ताकार गति के। देखिए कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। देखिए कोल्लू के बेल की गति, देखिए जो कोल्लू के बेल की गति एक वर्ताकार गति होती है। ठीक है, क्योंकि कोल्लू का बेल क्या होता है, इस प्रकार एक स्थिर बिंदु होता है और इस प्रकार वो क्या करता है इसके चारों तरफ इस प्रकार घूमता है, तो ये एक वर्ताकार गति हो गई। चक्री झूले की गति, और चक्री झूला भी कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार झूले के अंदर इस प्रकार के विभिन्न झूले लगे होते हैं। इस प्रकार ये भी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये भी क्या होती है, वर्ताकार गति हो गई। रस्सी से बंधे पत्थर को घुमाने पर पत्थर की गति हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कोई रस्सी है और यहाँ पर एक पत्थर बांध देते हैं और फिर इसको ऐसा गोल गोल घुमाते तो इस पत्थर की जो गति होगी ये भी क्या है होती है, एक वर्ताकार गति होती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार ये सारे उदाहरण जो है इस वर्ताकार गति के उदाहरण हैं। अब अपन पढ़ते हैं अगली गति के बारे में। देखिए आवर्त गति। अब अपन पढ़ते हैं आवर्त गति के बारे में, यानी पीरियोडिक मोशन क्या होती है। इसकी परिभाषा सुनिए कि देखिए जब किसी वस्तु या पिंड की गति एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना पथ दोहराती है तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति। समझ गए? आवर्ती गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना पथ दोहरा देती है तो इस प्रकार की जो गति करती है वस्तु उसको कहते हैं आवर्त गति। समझ गए? जैसे पृथ्वी के संदर्भ में आप पृथ्वी के द्वारा समझते हैं। देखिए देखिए पृथ्वी स्वयं के अक्ष पर तो क्या करती है, घूर्णन गति करती है, और सूर्य के चारों तरफ कौन सी गति करती है, परिक्रमण गति करती है। ठीक है, दो प्रकार की गतियां करती है पृथ्वी। तो ये घूर्णन गति कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में करती है, और ये परिक्रमण गति जो करती है वो 365 दिन के अंदर करती है सूर्य के चारों ओर। तो इस प्रकार पृथ्वी जो है अपना घूर्णन पथ जो होती है वो हर 24 घंटे में दोहराती है। तो इस प्रकार ये भी एक आवर्त गति हो गई। और इस प्रकार जो परिक्रमण गति करती है तो अपना परिक्रमण पथ जो होता है वो हर 365 दिन के पश्चात अपना परिक्रमण पथ दोहराती है पृथ्वी। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गई, एक आवर्त गति हो गई। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब किसी वस्तु या पिंड की गति एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना पथ दोहराती है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। समझ गए? अब उदाहरण से समझिए। ग्रहों की घूर्णन और परिक्रमण गति कैसी गति होती है, ये एक आवर्त गति होती है। समझ गए? घड़ी की सुइयों की गति कैसी होती है, ये भी एक आवर्त गति होती है, क्योंकि घड़ी की सुइयां क्या होती है, देखिए जैसे मान लीजिए सेकंड की सुई होती है तो वो 1 मिनट के अंदर क्या करती है, अपना पथ दोहरा देती है। जैसे इस प्रकार चारों तरफ घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाती है और वापस अपना पथ दोहराना शुरू कर देती है। इसी प्रकार मिनट की जो सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर जो क्या करती है, अपना पथ दोहराती है। और घंटे की जो सुई होती है इसमें वो 12 घंटे में अपना पथ दोहराती है। इस प्रकार घड़ी की सुइयों की जो गतियां होती है वो कैसी गति है, एक आवर्त गति है। समझ में आ गया? और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है नाभिक के चारों ओर वो भी कैसी होती है, वो भी एक आवर्त गति होती है। समझ गए?
पीरियोडिक मोशन होती है। तो इस प्रकार ये आवर्त गति को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गई होगी। अब अपन शुरू करते हैं दोलन या कंपन गति के बारे में। देखिए दोलन गति को इंग्लिश में ऑसिलेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए जो दोलन या कंपन गति होती है ये आवर्त गति का ही एक भाग होती है। तो समझ में आ गया कि ये एक आवर्त गति का ही एक भाग होती है। अब देखिए ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं कि ऐसी आवर्त गति जिसमें कोई वस्तु माध्यावस्था के दोनों ओर दो निश्चित सीमाओं के मध्य गति करे तो ऐसी जो गति होगी वो क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। अब इसको दूसरी भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि माध्यावस्था के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब होता है आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाली जो गति होती है वो क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। देखिए इसको चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक माध्यावस्था है, ठीक है, और ये इस माध्यावस्था के दोनों और ये दो निश्चित सीमाएं, तो इसमें जो भी कण गति करता है वो इस प्रकार से करता है। जैसे मान लीजिए कि वो कण जो अभी माध्यावस्था पर है तो ये माध्यावस्था से इस सीमा तक जाता है, वापस कण माध्यावस्था पर आता है, वापस ये दूसरी तरफ इस सीमा तक जाता है और वापस ये लौट कर माध्यावस्था पर आता है। तो इस प्रकार जो कोई कण दोलन गति करता है तो उसका एक दोलन में जो उसका पथ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि वो माध्यावस्था के दोनों और दो निश्चित सीमाओं के बीच में गति करता है। तो इस प्रकार देखिए जब कण इस प्रकार दोलन गति करता है तो देखिए ये माध्यावस्था के दोनों और दो निश्चित सीमाओं के बीच में गति हो रही है। ठीक है, जैसा कि अपन ने इस परिभाषा में समझा। अब ये देखिए आवर्त गति किस लिए, क्योंकि इसका पथ निश्चित होता है। जैसे ये मान लीजिए कण गया माध्यावस्था से इस तरफ गया, वापस इस तरफ आया, वापस थोड़ी देर बाद इस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा। इस प्रकार एक निश्चित समयांतराल के पश्चात ये अपना पथ भी दोहरा रहा है। इसी कारण जो ये आवर्त दोलन गति जो है एक आवर्त गति का ही एक भाग है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि आवर्त गति किस प्रकार से होती है, समझ में गए। अब देखिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसके उदाहरण समझते हैं। देखिए घड़ी के पेंडुलम की गति एक आवर्त गति होती है। क्यों, देखिए इस प्रकार घड़ी का पेंडुलम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसको सरल लोलक के नाम से भी जानते हैं। देखिए घड़ी का पेंडुलम होता है, देखिए ये इसका एक घड़ी का पेंडुलम है, जो ये इसकी अवस्था है ये माध्यावस्था है। अब घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार गति करता है, देखिए माध्यावस्था से इस तरफ जाता है, वापस ये माध्यावस्था पर आता है, वापस इस तरफ जाता है और ये वापस आता है माध्यावस्था पर। इस प्रकार एक दोलन करता है, वो कुछ इस प्रकार से करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए माध्यावस्था के दोनों ओर, ये तो हो गई इसकी माध्यावस्था और ये दोनों ओर दो निश्चित सीमा हो गई। तो इस प्रकार से जो गति होती है वो माध्यावस्था के दोनों ओर, ये कैसी गति होती है, एक आवर्त गति होती है। और घड़ी का पेंडुलम कुछ इस प्रकार की गति करता है, तो ये भी कैसी गति है, एक दोलन गति है। समझ गए। तो दोलन गति किस प्रकार होती है, माध्यावस्था के दोनों ओर दो निश्चित सीमाओं के बीच में होती है। और जितनी भी दोलन गति होती है वो क्या होती है, आवर्त गति होती है। समझ गए। अब देखिए दूसरा उदाहरण सुनिए कि स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति। देखिए स्प्रिंग होती कुछ इस प्रकार से होती है और इससे मान लीजिए कि ये द्रव्यमान लटका हुआ, अब इस द्रव्यमान को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचकर छोड़ देते हैं तो ये होगी इसकी माध्यावस्था। तो ये द्रव्यमान क्या करता है, इस माध्यावस्था के ऊपर नीचे इस प्रकार क्या करता है, गति करता है। तो स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति भी एक दोलन गति होती है, एक ऑसिलेटरी मोशन होती है। समझ गए। अब देखिए द्रव में लकड़ी के टुकड़े की गति भी क्या होती है, दोलन गति होती है। द्रव के अंदर जैसे मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा, तो ये द्रव के अंदर जो है ये माध्यावस्था के ऊपर नीचे इस प्रकार क्या करता है, ये दोलन करता है। तो इस प्रकार ये भी एक दोलन गति का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये तीनों के तीनों उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोलन गति क्या होती है, माध्यावस्था के दोनों और दो निश्चित सीमाओं के बीच में होने वाली गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। और दोलन गति एक आवर्त गति होती है। समझ गए। अब देखिए दोलन कब उत्पन्न होते हैं, ये आप सुनिए, देखिए ध्यान से समझना कि देखिए जब कण माध्यावस्था में होता है तो कण पर बाएं बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। बाएं बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिसके कारण कण क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। इसको बाद में समझाता हूं। देखिए जब कोई कण माध्यावस्था में होता है उस पर बाएं बल का मान शून्य होने के कारण वो कण विरामावस्था में होता है। लेकिन क्या करते हैं कि जब अब कण को माध्यावस्था से अपन विस्थापित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कण पर एक बाएं बल लगना शुरू हो जाता है, जो कण को संतुलन अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिससे कण में कंपन या दोलन उत्पन्न होते हैं। समझ गए। देखिए इसको चित्र के माध्यम से इस प्रकार समझिए। देखिए ये जैसे मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है। अब देखिए ये कण जब तक माध्यावस्था में रहता है, ये माध्यावस्था होगी ना इसकी, ये माध्यावस्था है इसकी, तो जब तक ये माध्यावस्था में रहता है तो इस पर बाएं बल का मान कोई नहीं होता है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का बाएं बल नहीं लगता, जिसके कारण ये कण जो होता है वो माध्यावस्था पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है। अब लेकिन इस कण को थोड़ा से माध्यावस्था से इस तरफ ले जाकर छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर ले जाकर जब इस कण को इस साइड में छोड़ देते हैं तो इस कण पर जो है इस अवस्था में जब जैसे माध्यावस्था से इस साइड ले जाएंगे तो जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे तो इस कण पर इस दिशा में क्या लगने लग जाता है, एक बाएं बल लगने लग जाता है। और ये बाएं बल क्या करता है कि इस कण को माध्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसके कारण ये क्या करता है कि इस माध्यावस्था के दोनों ओर इस प्रकार क्या करने लग जाता है, दोलन करने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब कण माध्यावस्था में होता है उस पर बाएं बल का मान शून्य होता है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, या विरामावस्था में होती है। लेकिन जैसे ही कण को क्या करते हैं कि माध्यावस्था से विस्थापित करते हैं तो उस पर बाएं बल लगना शुरू हो जाता है माध्यावस्था की ओर, और ये इस बाएं बल की दिशा क्या होगी, माध्यावस्था की ओर। और ये बाएं बल क्या करता है कि कण को
माध्यावस्था में या संतुलन अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जिसके कारण कण में क्या होने लग जाते हैं, कंपन या दोलन। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस दोलन गति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आप ये समझे। देखिए जब कोई कण कंपन या दोलन गति करता है तो ऐसी अवस्था में कण का जो औसत विस्थापन, औसत वेग और एनर्जी लॉस जो होता है वो शून्य होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यही है। अब देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि विस्थापन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है वो इस प्रकार से गति कर रही है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से गति करके इस प्रकार से गति करके वो मान लीजिए कि इस बिंदु पर पहुंच गई, ठीक है। इस बिंदु पर पहुंच गई यानी उन्हें शुरू यहाँ से हुई और इस प्रकार से इस पथ पर गति करते हुए वापस जो है वो इस पथ पर पहुंच गई। तो अब विस्थापन क्या होता है, तो देखिए जब वस्तु गति करती है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको कहते हैं विस्थापन। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी क्या हो गई, तो ये इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। ये इसका विस्थापन हो गया। तो देखिए जब कोई कण जो है दोलन गति करता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है कण दोलन गति कर रहा है, तो ये क्या होता है कि माध्यावस्था के इस तरफ जाएगा, वापस माध्यावस्था के इस तरफ जाएगा, इस प्रकार। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इससे शुरू होता है तो इस प्रकार होकर वापस यहाँ चला आएगा, इस प्रकार होकर वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जब कोई कण दोलन गति करता है तो उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होता है। जिस कण से कण प्रारंभ करता है गति उसी स्थान पर वापस पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस कण का जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और विस्थापन शून्य होने के कारण उसका औसत विस्थापन भी शून्य होगा, और औसत विस्थापन शून्य होने के कारण उसका वेग, औसत वेग जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि वेग क्या होता है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है उसका। लेकिन उसका वेग शून्य होने के कारण उसका औसत वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जब कोई कण दोलन या कंपन गति करता है तो उसका औसत विस्थापन, औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। और जब कोई कण दोलन गति करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है, नो एनर्जी लॉस होता है। समझ गए, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि देखिए एक होती है पीरियोडिक मोशन जिसको कहते हैं आवर्त गति, ठीक है, एंड एक होती है ऑसिलेटरी मोशन। इन दोनों के बारे में समझिए। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपना पथ दोहराती है, और इसमें यह भी एक प्रकार की आवर्त गति होती है जिसमें कोई कण जो होता है वो माध्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करता है, गति करता है। तो अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से यह निकल कर आती है कि जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन होती है, यानी जो जितनी भी दोलन गतियाँ होती है वो क्या होती है कि आवर्त गति होती है, ठीक है। जितनी भी दोलन गतियाँ होती है वो आवर्त गतियाँ होती है। लेकिन जितनी भी आवर्त गतियाँ होती है वो दोलन गतियाँ नहीं होती साहब, समझ गए। जैसे पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति भी क्या होती है, एक आवर्त गति तो होती है लेकिन वो दोलन गति नहीं होती। लेकिन जितनी भी जो दोलन गतियाँ होती है वो क्या होती है, आवर्त गति होती है। जैसे मान लीजिए कि पेंडुलम की गति भी एक दोलन गति भी होती है तो वो आवर्त गति भी होती है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको समझ लेना चाहिए और इसको आप नोट भी कर लेना कि जितनी भी दोलन गतियाँ होती है वो आवर्त गतियाँ तो होती है, लेकिन जितनी भी आवर्त गतियाँ हैं होती है वो दोलन गतियाँ नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना। आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में ये कथन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर अपना जो है ये दोलन गति वाला जो है ये दोलन गति यहाँ पर समाप्त होती है। अब अपन पढ़ते हैं अगली गति के बारे में। देखिए अब अपन पढ़ते हैं घूर्णन गति के बारे में, यानी रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए घूर्णन गति, अब ये क्या होती है कि किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ होने वाली गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी और पृथ्वी पृथ्वी जैसे इस प्रकार समझिए कि ये एक पृथ्वी होती है और पृथ्वी की ये अक्ष होती है। तो इस पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष पर इस प्रकार चारों ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या कहलाती है, घूर्णन। और घूर्णन गति में क्या होता है, इसमें एक निश्चित अक्ष के चारों तरफ होती है गति, ठीक है। समझ गए, उदाहरण से समझिए आप। देखिए पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर गति कैसे करती है, वो कैसी गति है, घूर्णन गति है। पंखे की गति, देखिए पंखे के अंदर भी क्या होते हैं, इस प्रकार के एक अक्ष होते हैं और पंखा जो होता है इस अक्ष के चारों तरफ इस प्रकार क्या करता है, घूर्णन करता है। तो ये भी गति कैसे होती है, घूर्णन गति है। कुमार के चाक की गति, देखिए कुमार का इस प्रकार का चाक होता है और इसके बीच में एक अक्ष होती है और इस अक्ष के चारों तरफ ये चाक क्या करता है, इस प्रकार से गति करता है। ये भी कैसे, एक घूर्णन गति है। कार के पहिए की गति, देखिए कार का पहिया जो होता है कुछ इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार के कार के पहिए होते हैं जिसके बीच में ये इनके अक्ष हो गई, ये इस प्रकार से इनके अक्ष हो गई। तो इनके चारों तरफ भी यूं गति करते हैं इस प्रकार कार के पहिए। तो ये भी कैसी गति हो गई, घूर्णन गति हो गई। तो घूर्णन गति आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये इसमें जो गति होती है, वस्तु गति करती है वो जो है उसकी अक्ष के चारों तरफ हुक करती है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये सारे के सारे उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने की, जैसे सरल लोलक या जिसको कहते हैं पेंडुलम, उसका आवर्तकाल कितना होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए सरल लोलक जिसको अंग्रेजी में पेंडुलम के नाम से भी जानते हैं, इसका आवर्तकाल कितना होता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक सरल लोलक है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है और इसका द्रव्यमान जो है वो m है। तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई
√L/g होता है। समझ गए? तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T = 2 पाई L/g अंडर रूट में। तो ये होता है सूत्र साहब इस सरल लोलक का आवर्तकाल निकालने का। ठीक है, अब इसमें ये क्या एल क्या है? इस सरल लोलक की लंबाई, ये जो लंबाई होती है ये है सरल लोलक की लंबाई एल, और ये जी जो है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस सूत्र के माध्यम से जो है अपन सरल लोलक का आवर्तकाल निकालते हैं। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इस सरल लोलक के अंदर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट और यह है कि सेकंड लोलक किसे कहते हैं। तो ऐसा सरल लोलक जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, तो ऐसा जो सरल लोलक होता है उसको कहते हैं सेकंड लोलक। तो ये आपको सरल लोलक के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसका आवर्तकाल का ये सूत्र याद रखना है। और सेकंड लोलक किसे कहते हैं इसको आप समझ लेना कि जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो, ऐसा सरल लोलक सेकंड लोलक कहलाता है। समझ गए? अब देखिए त्वरण के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यानी वस्तु का वेग अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो इस राशि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समझ गए? इसका सूत्र इस प्रकार होता है, त्वरण को लिखते हैं ऐसे। तो ये वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय जो होता है इसको कहते हैं त्वरण। तो इस प्रकार ये वेग का जो है ये त्वरण का सूत्र होता है। ठीक है, और इसका अगर इकाई की अपन बात करें तो देखिए वेग का इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड होती है और समय की इकाई होती है सेकंड। तो इस प्रकार हो जाएगी इसकी त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी इकाई हो गई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो ये त्वरण होता है एक सदिश राशि। समझ गए? और देखिए संवेग क्या होता है? तो ये संवेग को अपन पी से लिखते हैं, और संवेग जो होता है वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और इस संवेग के अगर इकाई की बात करें तो द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और इस वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार इस संवेग की इकाई होती है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, और ये संवेग भी एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर अपना जो है ये गतियों के प्रकार वाला जो टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब अपन कल पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में।